हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने नेम रिएक्शन हैं और जितने फेमस रिएक्शंस हैं बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले, उन सभी रिएक्शंस को इजी वे में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मैं आपको उन हर रिएक्शंस के बारे में बताने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। हर साल बोर्ड एग्जाम का जो क्वेश्चन बनता है, ऐसे रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करना है। क्लियर है? तो कम से कम 30-35 क्वेश्चन जो है कि मैं आपको समझाने वाला हूं, जो कंफर्म बोर्ड का क्वेश्चन वहीं से आना है। उसमें सबसे पहला रिएक्शन है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। देखिएगा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है। और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में देखिएगा, दो तरह का फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होता है। एक होता है एल्किलेशन रिएक्शन, एल्किलेशन, और दूसरा होता है एसिटिलेशन। एल्किलेशन और एसिटिलेशन, हिंदी में एल्किलीकरण और दूसरा है एसिलीकरण चाहे एसिटिलीकरण। जिसमें से एल्किलेशन का डिफिनीशन क्या है, देखिएगा, अगर एल्किलेशन समझाना हो कि एल्किलेशन क्या है, तो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में हेलो एल्केन की क्रिया बेंजीन से कराने पर एल्किल एरीन प्राप्त होता है। और अभिक्रिया एल्किलीकरण कहलाती है। अगर इंग्लिश में इसको लिखना है तो इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 हेलोएल्केन रिएक्ट्स विथ बेंजीन टू फॉर्म हेलोएरीन एंड द रिएक्शन इज नोन एज एल्किलेशन रिएक्शन। समझने के लिए देखिएगा, इक्वेशन अगर इसका दिखाना होगा तो सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाया जाए बेंजीन का, C6H6, ये बेंजीन है और बेंजीन का रिएक्शन किसी हेलोएल्केन से करा लीजिए। मैं सबसे सिंपलेस्ट हेलोएल्केन ले रहा हूं, CH3Cl, CH3Cl। और देखिएगा, ये जितने कार्नर्स हैं, ये सभी कार्नर्स कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और सभी कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। मैं केवल इस पोजीशन का हाइड्रोजन दिखा रहा हूं, बाकी इन सभी पोजीशन पे हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है? और हमें प्रेजेंस दिखाना है किसका? AlCl3 का, एनहाइड्रस AlCl3 का। सिंपलेस्ट वे में रिएक्शन को समझने का प्रयास करेंगे। हेलोएल्केन का हेलोजन वाला पोर्शन और बेंजीन का ये हाइड्रोजन आपस में जुड़ के HCl बना लेता है, और जब HCl बन गया तो ये बांड खाली हो जाता है वो, और ये जो बांड खाली हुआ है, इस बांड के जगह पे CH3 जाके जुड़ गया। आप देख रहे हैं, अगर यहाँ से Cl हटेगा तो इस कार्बन की बैलेंस ही खाली होगी और वह कार्बन जाके यहाँ जुड़ जाएगा। अगर इसको आप लैंग्वेज में दूसरे टर्म में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं C6H6, और रिएक्शन दिखा रहे हैं हम ClCH3, यानी
क्लोरोमेथेन से रिएक्शन दिखा रहे हैं, सेम वही चीज, एनहाइड्रस Cl3 का प्रेजेंस दिखा लीजिएगा। एक H इसका, जैसे H6 है तो इसमें से एक H एक Cl से जुड़ के HCl बना रहा है, और फिर बच क्या रहा है हमारे पास C6H5CH3। यही चीज़ है, इसको आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो संरचना बन रहा है, इस संरचना का, इस स्ट्रक्चर का नाम टॉलुईन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टॉलुईन। टॉलुईन का अगर आपसे सूत्र पूछा जाए कि टॉलुईन का सूत्र क्या है, तो C6H5CH3। ठीक है, ये भी टॉलुईन है, ये भी टॉलुईन है। क्लियर? चलिए, एल्किलेशन के बाद दूसरा टर्म है एसिटिलेशन, और एसिटिलेशन भी सिमिलर है एल्किलेशन के ही, बस थोड़ा सा अंतर क्या करना है भाऊ, जब हम एसिटिलेशन पढ़ रहे होंगे तो एसिटिलेशन में जो रिएक्शन हम हेलो एल्केन से करा रहे थे, अब वह रिएक्शन एसिटिल कोलाइड से करा दिया जाएगा। अगर एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में एसिटिल क्लोराइड का रिएक्शन बेंजीन से कराया जाए तो वह जो रिएक्शन होगा उस रिएक्शन को एसिटिलेशन रिएक्शन बोलेंगे। मैं इसको मिटा दे रहा हूं। देखिए, अगर एसिटिलेशन अगर हम समझना चाहते हैं कि एसिटिलेशन क्या है, तो सेम वही चीज़ें रहेंगी। C6H6 यानी बेंजीन रहेगा, और बेंजीन का रिएक्शन CH3COCl एसिटिल क्लोराइड से करा लीजिए। किससे कराएंगे भाऊ? एसिटिल क्लोराइड से, और वही AlCl3 का प्रेजेंस रहेगा। एक H यहाँ का एक Cl से जुड़ रहा था, जैसे वैसे ही जुड़ेगा। एक H एक Cl से जुड़ेगा, क्या बन जाएगा? HCl। यहाँ क्या बचेगा भाऊ? C6H5, और यहाँ से एक H चूंकि जा चुका है तो एक वैलेंसी उसकी खाली होगी, और जो वैलेंसी खाली हो रहा है वो यहाँ का, ये Cl और एक H तो हट चुका है ना, तो इसी की वैलेंसी खाली हुई है, तो इसी से जाके जुड़ता है और प्रोडक्ट हमारे पास बनता है C6H5COCH3। और यह जो संरचना है इसका नाम एसीटोफेनॉन होता है वो। क्या नाम है? एसीटोफेनॉन। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है, तो आप बताएंगे कि निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया जब हेलो एल्केन से करा रहे हैं तो वह अभिक्रिया एल्किलेशन है, एल्किलीकरण है। और जब बेंजीन की क्रिया एसिटिल क्लोराइड से करा रहे हैं तो वह क्रिया एसिटिलीकरण है। और इस प्रकार फ्रीडल क्राफ्ट की दोनों रिएक्शन को आप आसानी से कर सकते हैं। दूसरा रिएक्शन हम पढ़ेंगे भाऊ, ऊर्जा अभिक्रिया। दूसरा रिएक्शन है ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज अभिक्रिया, देखिएगा ऊर्ज अभिक्रिया क्या है। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में हेलो एल्केन की क्रिया सोडियम से कराने पर उच्च एल्केन प्राप्त होते हैं। यही अभिक्रिया ऊर्जा अभिक्रिया कहलाती है। ऊर्जा अभिक्रिया का भाऊ अगर लैंग्वेज लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे कि प्रेजेंस रहेगा किसका? ड्राई ईथर का। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में हेलो एल्केन की क्रिया सोडियम से कराने पर
हेलो एल्केन की क्रिया सोडियम से कराने पर हायर एल्केन बनते हैं, यानी ऐसे एल्केन बनते हैं जिसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा होती है, और यह जो अभिक्रिया है इस अभिक्रिया को ऊर्ज अभिक्रिया कहा गया। देखिए इसका एग्जाम्पल अगर आप दिखाना चाहते हो तो एक हेलो एल्केन मैं लिख रहा हूं क्लोरोइथेन, और चूंकि क्लोरोइथेन का हमें 2 मोल लेना है बाबू, 2 अणु ले लीजिए क्लोरोइथेन का, और क्लोरोइथेन के 2 अणु का रिएक्शन दिखाना है किसके साथ, सोडियम के साथ। 2 सोडियम ले रहे हैं, प्रेजेंस दिखा देना है किसका, ईथर का। कैसा ईथर, ड्राई ईथर। रिएक्शन के बारीकी को समझने का प्रयास करेंगे बाबू। ये क्या है, क्लोरोइथेन है, और ये भी क्या है, ये भी है क्लोरोइथेन, और क्लोरोइथेन का 2 अणु ले रहे हैं, और क्लोरोइथेन के 2 अणु की क्रिया हम 2 सोडियम परमाणु से करा रहे हैं। देखिए आसानी से यहाँ क्या होगा, 2Na 2Cl के साथ मिलके क्या बन जाएगा, 2NaCl बनेगा। इसके बाद आप स्वयं से देखिए कि इस कार्बन की एक संयोजकता खाली हो रही है, इस कार्बन की एक संयोजकता खाली हो रही है, दोनों जाके आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कि यहाँ ये जो C2H5 बचा है और यहाँ भी C2H5 बचा है, जैसे ये सब हट जाए अगर, तो ये C2H5 बचा है, ये C2H5 बचा है, तो इस कार्बन और कार्बन की संयोजकता पूरा नहीं है, दोनों आपस में जुड़ गए, और इस स्थिति में ये जो कंपाउंड है एल्केन है 4 कार्बन वाला, जिसका नाम ब्यूटेन है। और हमने भाषा में यही लिखा है कि जब ड्राई ईथर की उपस्थिति में हेलो एल्केन की क्रिया सोडियम से करा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, हायर एल्केन मिल रहे हैं, उच्च एल्केन प्राप्त हो रहे हैं। देखिए आपके सामने एल्केन बना, क्लियर है। चलिए अब देखिएगा वुड्स अभिक्रिया से संबंधित एक अभिक्रिया है फीटिंग अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया से ही संबंध है उसका, फीटिंग अभिक्रिया का। और फीटिंग के बाद एक अगला अभिक्रिया होता है वुड्स फीटिंग अभिक्रिया। सिंपल है, सेम यही सारा कॉन्सेप्ट रहेगा, बस बदलेगा क्या, फीटिंग अभिक्रिया होगा तो उस समय क्लोरोबेंजीन होगा, क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम से कराएंगे तो उस समय डाइफेनिल बनेगा, वह अभिक्रिया फीटिंग अभिक्रिया हो जाएगी। वुड्स फीटिंग होगा तो एक क्लोरोबेंजीन होगा और एक क्लोरोमेथेन का क्रिया करा देंगे। चलिए मैं करा ही देता हूं। देखिए रिएक्शन है फीटिंग अभिक्रिया, क्या लिखेंगे, क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम से कराने पर डाइफेनिल बनता है और अभिक्रिया फीटिंग अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर है। देखिए क्लोरोबेंजीन अगर बनाया जाए तो C6H5Cl, क्या ये, अगर इसको फॉर्मूले में लिखना चाहें तो ये C6H5Cl है क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन का 2 मोल ले लीजिए वो, और रिएक्शन किससे कराना है, सोडियम से। अभी आप इसके पहले देख रहे थे वैसा ही रिएक्शन है, और ये 2 सोडियम लिया गया और रिएक्शन है C6H5Cl से। ड्राई ईथर था, ड्राई ईथर का प्रेजेंस दिखाइए। बताइए 2Na 2Cl से जुड़ रहा था, बन रहा था 2NaCl, और जब 2NaCl बन गया तो अब ये दोनों रिंग आपस में जुड़ जाएंगे वैलेंसी खाली होने की वजह से। C6
H5C6H5। रिंग उधर क्लियर बना नहीं, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। देखिएगा ये दो C6H5 का जो रिंग है आपस में जुड़ जाता है और इस संरचना को हम डाइफेनिल कहते हैं। तो जो ऊर्जा अभिक्रिया था, ऊर्जा अभिक्रिया हेलो एल्केन का क्रिया था। हेलो एल्केन की क्रिया सोडियम से करा रहे थे तो एल्केन बन रहा था और उस रिएक्शन का नाम ऊर्जा अभिक्रिया दिया गया। फीटिंग अभिक्रिया में क्या होगा बाबू, क्लोरोबेंजीन की क्रिया कराएंगे सोडियम से और दोनों जो रिंग होगा वो दोनों रिंग आपस में जुड़ेगा और उस रिएक्शन का नाम फीटिंग अभिक्रिया दिया जाएगा। फीटिंग के बाद अगला रिएक्शन है ऊर्जा फीटिंग अभिक्रिया। रिएक्शन का नाम है ऊर्जा फीटिंग अभिक्रिया। ऊर्जा फीटिंग अभिक्रिया में भाषा वही रहेगा, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन के मिश्रण को सोडियम से अभिकृत कराने पर एल्किल एरीन बनता है। और अभिक्रिया ऊर्जा फीटिंग अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, देखिएगा हेलो एरीन बनाना है तो हेलो एरीन का मतलब एक एग्जांपल ले लेंगे क्लोरोबेंजीन का C6H5Cl का, और हेलो एल्केन लेना है तो आप ले सकते हैं CH3Cl को। रिएक्शन किसके साथ दिखाना है बाबू, सोडियम के साथ। ड्राई ईथर होगा, वही कहानी है, 2NaCl बनना है और इसके बाद ये हमारा C6H5 जो है इससे जाके जुड़ेगा CH3, संरचना का नाम टॉलुइन एल्किल एरीन। क्लियर है? तो इस तरह से वुड्स अभिक्रिया से आप संबंधित तीन अभिक्रिया को दिमाग में रखिएगा। तीनों सेम टू सेम है, रिएक्शन सेम होना है, मैकेनिज्म सेम है उसका। वुड्स अभिक्रिया में दो अणु थे हेलो एल्केन के जो सोडियम से रिएक्ट होकर के हायर एल्केन बना रहे थे। फीटिंग अभिक्रिया में क्लोरोबेंजीन का दो अणु था जो सोडियम से रिएक्ट होकर के डाइफेनिल बना रहा था। और वुड्स फीटिंग अभिक्रिया में एक क्लोरोबेंजीन था और एक क्लोरोमेथेन था जो आपस में रिएक्ट होकर के टॉलुइन बना रहा है। क्लियर है? चलिए देखिए अगला रिएक्शन है फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। क्या ये देखिएगा एथिल ब्रोमाइड को बंद नली में जिंक के साथ गर्म करने पर जिंक के साथ गर्म करने पर डाईएथिल जिंक और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा फ्रैंकलैंड रिएजेंट बनता है। फ्रैंकलैंड रिएजेंट बनता है और अभिक्रिया
फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, समझेंगे। एथिल ब्रोमाइड का रिएक्शन कराना है किसके साथ? जिंक के साथ। एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला हो जाएगा बाबू C2H5Br। C2H5Br का 2 अणु ले लीजिए। C2H5Br का 2 अणु ले रहे हैं और इसका रिएक्शन करा रहे हैं जिंक के साथ। 2Zn ले रहे हैं। क्योंकि होता क्या है देखिएगा, ये 2 Br एक जिंक से जुड़ के प्रोडक्ट बना लेता है ZnBr2, जिंक ब्रोमाइड। और जिंक ब्रोमाइड बनने के बाद एक जिंक जो बचता है उसकी वैलेंसी 2 है, और वह जो जिंक बचा है उसकी 2 वैलेंसी खाली थी और दोनों वैलेंसी से जाके C2H5 जुड़ जाता है। और यह जो संरचना बन रहा है, इस संरचना को हम ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5 का ट्वाइस और Zn। और ये डाई एथिल जिंक है। क्या है? डाई एथिल जिंक। और डाई एथिल जिंक को फ्रैंकलैंड अभिकर्मक कहा गया है। और चूंकि इस अभिक्रिया में फ्रैंकलैंड अभिकर्मक बन रहा है, इसलिए अभिक्रिया का नाम फ्रैंकलैंड अभिक्रिया दिया गया है। क्लियर है? फ्रैंकलैंड अभिक्रिया इसका नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है वह प्रोडक्ट फ्रैंकलैंड रिएजेंट के नाम से जाना जाता है और अभिक्रिया को फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहा गया। क्लियर है? देखिएगा, अगला रिएक्शन है स्वार्ज रिएक्शन। स्वार्ज अभिक्रिया क्या है? तो आसान है, भाषा में बोल दे रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। मेथिल आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड है और इसका रिएक्शन करा रहे हैं सिल्वर फ्लोराइड से। आप यहां कह सकते हैं कि मेथिल आयोडाइड था और मेथिल आयोडाइड का रिएक्शन कराया गया है किससे? सिल्वर फ्लोराइड से। और रिएक्शन कराया गया तो यहाँ आयन एक्सचेंज हुआ, और यह आयन एक्सचेंज किसके प्रेजेंस में हो रहा है? ग्लाइकॉल की उपस्थिति में। ग्लाइकॉल की उपस्थिति में मेथिल आयोडाइड की क्रिया सिल्वर फ्लोराइड से जब कराया जाता है तो यह सिल्वर आयोडीन से जुड़ के AgI यानी सिल्वर आयोडाइड बनाता है। और उस समय यह जो मेथिल है इसकी एक वैलेंसी खाली होती है और उस खाली वैलेंसी से आकर फ्लोरीन जुड़ता है। और फ्लोरोमेथेन बनाने की ये जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को स्वार्ज अभिक्रिया कहा गया है। क्लियर है? और स्वार्ज अभिक्रिया जो है यह आयन एक्सचेंज पर आधारित है। आयन एक्सचेंज, आयनों का आदान प्रदान। आप देख रहे हैं यहाँ सिल्वर फ्लोरीन से जुड़ा था और यह मेथिल आयोडीन से जुड़ा था, और रिएक्शन होने के बाद क्या हो रहा है? यह सिल्वर इसके निगेटिव से जुड़ गया और यह मेथिल इनका निगेटिव से जुड़ गया, और आयन के एक्सचेंज होने का ये जो रिएक्शन है, इसी रिएक्शन को नाम स्वार्ज रिएक्शन दिया गया है। ठीक है? स्वार्ज रिएक्शन से मिलता जुलता एक और रिएक्शन है, ध्यान दीजिएगा, फिंकलस्टाइन अभिक्रिया। फिंकलस्टाइन अभिक्रिया भी आयन एक्सचेंज का ही प्रोसेस है। इसमें क्या होता है? क्लोरोइथेन का क्रिया करा दिया जाता है पोटेशियम आयोडाइड से और प्रेजेंस होता है एसीटोन का। भाषा लिखना होगा तो आप लिखेंगे एसीटोन की उपस्थिति में क्लोरोइथेन की क्रिया पोटेशियम आयोडाइड से कराने पर प्रोडक्ट बन जाएगा क्या चीज़? KCl। और उसके बाद ये जगह खाली होगा, यहाँ के जुड़ जाएगा C2H5I। तो एसीटोन की उपस्थिति में क्लोरोइथेन की क्रिया पोटेशियम आयोडाइड से कराने पर एथिल आयोडाइड बनता है और यही अभिक्रिया फिंकलस्टाइन अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर है? चलिए अगला रिएक्शन देखिएगा। फिंकलस्टाइन के बाद है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स व्यू से।
कार्बिल एमीन रिएक्शन, पता नहीं कौन सा रिएक्शन, मैं नंबर भूल गया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया के बारे में कहा जा रहा है, देखिएगा क्लोरोफॉर्म को एल्कोहलिक KOH तथा प्राथमिक एमीन के साथ, एल्कोहलिक KOH तथा प्राथमिक एमीन के साथ गर्म करने पर एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है और अभिक्रिया कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, क्लोरोफॉर्म है और क्लोरोफॉर्म को एल्कोहलिक KOH और प्राथमिक एमीन के साथ मिलाकर उसको गर्म किया जा रहा है और गर्म करने पर मिल क्या रहा है, एल्किल आइसोसाइनाइड। और एल्किल आइसोसाइनाइड मिलने के कारण इस अभिक्रिया को नाम आइसोसाइनाइड परीक्षण भी दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, इसका नाम आइसोसाइनाइड परीक्षण। कार्बिल एमीन अभिक्रिया करके भी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, या फिर आपसे पूछ सकता है कि आइसोसाइनाइड परीक्षण क्या है। तो आइसोसाइनाइड पूछे चाहे कार्बिल एमीन पूछे, रिएक्शन हमें यही लिखना है कि क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन है, सॉरी फॉर्मूला है CHCl3 और रिएक्ट कराना है KOH से, और KOH कैसा होना चाहिए, एल्कोहलिक होना चाहिए। और उसके साथ साथ हमारे पास प्राथमिक एमीन होगा यानी RNH2 होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि Cl यहाँ 3 था तो हम KOH का 3 मोल लेंगे। यह 3 के 3 Cl से मिलके बना लेगा बाबू 3KCl, और 3KCl बनने के बाद थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ OH कितनी बार बचेगा बाबू, 3 बार। चूंकि 3 के 3 Cl से जुड़ा है तो OH भी तो यहाँ 3 है, तो 3 OH जो है इसमें से देखिए 3 OH है, और यहाँ देखेंगे आप H2 यहाँ है और एक H यहाँ है, तो 3 H भी है, तो यह 3 H 3 OH के साथ मिलके बना लेगा 3H2O, और 3H2O बनने के बाद देखिए क्या बच रहा है बाबू, हमारे पास यहाँ R बचा है और R से N बचा है, R के साथ बॉन्डेड है वो, और यहाँ पर एक C बच रहा है जो जाके इसके साथ ऐसे जुड़ता है, और यही RNC जो है इसी का नाम है एल्किल आइसोसाइनाइड। और एल्किल आइसोसाइनाइड जो है यह दुर्गंध युक्त कार्बनिक यौगिक है, और जब भी हम लैब में एल्किल आइसोसाइनाइड बना रहे होते हैं तो वहाँ से हाईली स्मेल प्रोड्यूस होता है, बैड स्मेल, जिसके आधार पर हम ये अनुमान लगाते हैं कि जो सबस्टांस हमने रिएक्ट कराया है या फिर जो हमने रिएक्शन कराया है वो कार्बिल एमीन रिएक्शन है। क्लियर है? चलिए अगला रिएक्शन देखिएगा, कार्बिल एमीन के बाद है राइमर टीमन अभिक्रिया। परीक्षा में कई सालों ये भी पूछा गया है, राइमर टीमन अभिक्रिया क्या है? राइमर टीमन अभिक्रिया के बारे में ध्यान दीजिएगा, क्या है ये? फिनॉल की क्रिया KOH नहीं है, क्लोरोफॉर्म, फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म तथा
NaOH के साथ कराने पर सैलिसल्डिहाइड प्राप्त होता है। सैलिसल्डिहाइड प्राप्त होता है और यह अभिक्रिया राइमर टीमन अभिक्रिया कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, फिनाल लेंगे हम। फिनाल का फॉर्मूला है C6H5OH और इस पोजीशन का मैं H रिप्रेजेंट कर ले रहा हूँ। ये हमारे पास फॉर्मूला है C6H5OH। क्या है ये? फिनॉल है। और फिनॉल का क्रिया कराना है बाबू किसके साथ? CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म के साथ और NaOH लेना है। चूँकि देखिएगा आप यहाँ देख सकते हैं कि Cl3 है तो NaOH का 3 मोल ले लिया जाएगा, तो 3 Na 3 Cl के साथ जुड़ के बना लेगा 3NaCl। ठीक है, 3NaCl बनने के बाद बाबू OH हमारे पास यहाँ 3 बच रहा है और 3 OH जो बच रहा है वह 3 OH के साथ, यह देखिए यहाँ पे ये H है और यहाँ पर एक H है, 2 H है और यहाँ ध्यान दीजिएगा OH और एक H मिलके क्या हो जाएगा? H2O। और फिर ये H और ये OH मिलके बन जाएगा H2O। कितनी बार H2O बन जाएगा बाबू? 2H2O बन जाएगा। और 2H2O बनने के बाद एक ऑक्सीजन यहाँ बच रहा है हमारे पास और यहाँ CH बच रहा है। ध्यान दीजिएगा, यह जो संरचना हमारे पास थी, इस संरचना में बचा क्या है? यहाँ OH है और यहाँ वाला ये बांड खाली होगा क्योंकि H जाके इस OH से जुड़ के H2O बना लिया और एक OH और H मिलकर H2O, 2 H2O बन गए। एक ऑक्सीजन यहाँ बचा है और यहाँ बचा है C के साथ ही H। तो C के साथ जो H बचा है वह C और H ऐसे है और डबल बॉन्ड से जाकर ऑक्सीजन जुड़ रहा है और यही जो संरचना बन रही है, इसी संरचना का नाम सैलिसल्डिहाइड दिया गया है। क्लियर हो रहा है? और ये अभिक्रिया आपका राइमर टीमन अभिक्रिया है। राइमर टीमन के बाद अगला रिएक्शन है रासिक विधि, चाहे रासिक प्रक्रम। ध्यान दीजिएगा, अगला रिएक्शन है रासिक मेथड। रासिक प्रक्रम क्या है? रासिक प्रक्रम ध्यान देंगे, बेंजीन वाष्प HCl गैस तथा ऑक्सीजन के मिश्रण को CuCl2 पर प्रवाहित करने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है और यह विधि रासिक विधि कहलाती है। यह विधि रासिक विधि कहलाती है। देखिएगा, बेंजीन है और बेंजीन का रिएक्शन कराना है HCl के साथ और उसके साथ ऑक्सीजन भी रहेगा और तब रिएक्शन करा रहे हैं तो उस समय हमें प्रोडक्ट क्या बनाना है बाबू? क्लोरोबेंजीन बनाना है। बेंजीन है और बेंजीन का रिएक्शन HCl और ऑक्सीजन, बेंजीन रहेगा और बेंजीन के साथ HCl और ऑक्सीजन का मिक्सचर रहेगा और उसको पास करेंगे CuCl2 पर। कहाँ पास करना है? CuCl2 पर। और रिएक्शन को समझने का प्रयास करिएगा बाबू। यहां पोजीशन पे हाइड्रोजन दिखा रहे हैं, क्लोरोबेंजीन बनाना है, 2 ठो ले लीजिए, ये 2 H यहाँ से
और 2 H यहाँ से, 4 H हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन से जुड़कर बना लेगा 2H2O, और 2H2O बनने के बाद यहाँ क्लोरीन का 2 मोल खाली हो रहा है, जो कि ये बाइंड जो जगह खाली हुआ था यहाँ वाला, यहाँ जाके जुड़ेगा, और ये जो रिएक्शन होगा आपका ये रासिक विधि है। समझने का प्रयास करेंगे। रासिक विधि क्या है? बेंजीन होगा, HCl होगा और ऑक्सीजन होगा, तीनों को एक साथ मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद उसको पास करेंगे CuCl2 पर से। तो उस समय रिएक्शन कैसे हो रहा है उसको एक बार पुनः समझें। ये बेंजीन है हमारे पास, 2 मोल है इसका, HCl का 2 मोल है, और ऑक्सीजन है हमारे पास ये 2 H, और यहाँ से 2 अगर आप ले रहे हैं तो ये 2 H, ये 2 और 2 4 H, 2 H एक O से मिला तो एक H2O, फिर यह 2 एक O से मिला तो H2O, 2 बार H2O बना, और 2 बार ये जगह खाली होगा, ये जगह दोनों बेंजीन में ये जगह खाली है, और यहाँ पे देख रहे हैं आप 2 Cl आके यहाँ जुड़ेगा, और यह संरचना जो बन रहा है इस संरचना को नाम क्लोरोबेंजीन दिया गया है। और जो रिएक्शन है उस रिएक्शन का नाम रासिक प्रक्रम या फिर रासिक विधि रखा गया है। इसके बाद अगला रिएक्शन देखिएगा, एस्टरीकरण अभिक्रिया है, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। आपको याद हो, आप 10 में जब पढ़ रहे थे, 10 में एग्जाम दे रहे थे, तभी आपने इस रिएक्शन को तैयार किया था कि एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल की क्रिया एथिल अल्कोहल से कराने पर एस्टर का निर्माण होता है, और एस्टर निर्माण की जो प्रक्रिया है इसी को नाम एस्टरीकरण दिया गया है। तो क्या लिखेंगे? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल की क्रिया, एसिटिक अम्ल की क्रिया एथिल अल्कोहल से कराने पर, एथिल अल्कोहल से कराने पर एस्टर प्राप्त होता है, एस्टर प्राप्त होता है, और यह अभिक्रिया एस्टरीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इन द प्रेजेंस ऑफ concentrated H2SO4, acetic acid react with ethyl alcohol to form ester and the reaction is known as esterification reaction। समझने का प्रयास करिएगा। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH। क्या है ये? एसिटिक एसिड, और इसका रिएक्शन करा रहे हैं एथिल अल्कोहल से, C2H5OH से प्रेजेंस रहेगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का। होता क्या है वो देखिएगा, ये H और ये OH मिल के बन जाता है H2O, और अगर H2O बना तो उस समय ध्यान दीजिएगा ये CH3COO में इस O का वैलेंसी खाली है, और यहाँ C2H5 का वैलेंसी खाली है, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, और यह जो संरचना है यह एथिल एसीटेट, और एथिल एसीटेट जो है यह एक तरह का एस्टर है। इसमें फलो जैसी सुगंध होती है। जैसे ही लैब में ये फॉर्म होगा वहाँ से फलो जैसा स्मेल आने लगेगा, तो हम ये पता कर पाते हैं कि वहाँ पर एस्टरीफिकेशन हो रहा है। एस्टरीफिकेशन रिएक्शन के बाद देखिए अगला रिएक्शन, सेंडमायर अभिक्रिया। अगला रिएक्शन है बाबू सेंडमायर अभिक्रिया, मायर या फिर मेयर, सेंडमेयर अभिक्रिया। क्या है ये? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की क्रिया
HBr तथा Cu2Cl2 से कराने पर क्लोरोबेंजीन बनता है। क्लोरोबेंजीन बनता है और अभिक्रिया सेंडमायर अभिक्रिया कहलाती है। रिएक्शन देखिएगा, C6H5N2Cl, ये फॉर्मूला है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का, और इसको रिएक्ट करा रहे हैं HBr प्लस Cu2Cl2 से। तो उस स्थिति में यह जो N2 गैस है, यह N2 गैस उड़ता है और इसके साथ साथ ये देखिए N2 चला गया, Cl फॉर्म हो गया। तो उस केस में यह जो Cl है ये जाके जुड़ता है C6H5 से, और C6H5Cl यहाँ जो फॉर्म हो रहा है यही क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन बनने की यह जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को नाम सेंडमायर अभिक्रिया दिया गया है। सेंडमायर के बाद अगला रिएक्शन है विलियमसन कंटिन्यूअस इथेरिफिकेशन प्रोसेस। हिंदी में विलियमसन सतत एस्टरीकरण अभिक्रिया, ईथरीकरण अभिक्रिया, ईथरीकरण अभिक्रिया। सतत लिखा होगा चाहे अनवरत लिखा होगा। विलियमसन अनवरत ईथरीकरण अभिक्रिया क्या है? यह अभिक्रिया बहुत ध्यान दीजिएगा। एथिल अल्कोहल को आधिक्य में लेकर, एथिल अल्कोहल को आधिक्य में लेकर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 135 से 145 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर ईथर का निर्माण होता है। और अभिक्रिया विलियमसन अनवरत ईथरीकरण अभिक्रिया कहलाती है। रिएक्शन को समझिएगा। C2H5OH है और इसका रिएक्शन कराया जा रहा है H2SO4 से, H2SO4 से। तो एक H2SO4 एक एथिल अल्कोहल से रिएक्ट होता है तो एक H और एक OH मिलके H2O बन जाता है, और H2O बनने के बाद आप देख सकते हैं बच क्या रहा है, C2H5O SO3H। नाम है इसका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। यह जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को फिर से रिएक्शन कराया जाता है C2H5OH से। आपको पहले लिखवाया गया है कि आधिक्य में लेना है C2H5OH को, तो उसमें से देखिएगा ये H इसके साथ ऐड होता है तो H2SO4 हो जाता है। H2SO4 फिर से बन गया और बच क्या रहा भी देखिएगा, ये C2H5O जो एक तरह का ईथर है, और ईथर बनने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया का नाम विलियमसन अनवरत ईथरीकरण अभिक्रिया दिया गया है। अगला रिएक्शन देखते हैं बाबू। क्लोरोफॉर्म अभिक्रिया,
देखिएगा, यह क्लोरोफॉर्म रिएक्शन जो है यह कई रूपों में पूछा जाता है। कई बार क्लोरोफॉर्म पूछेगा, कभी हेलोफॉर्म अभिक्रिया पूछेगा, ब्रोमोफॉर्म अभिक्रिया पूछेगा, आयोडोफॉर्म अभिक्रिया पूछेगा। सबका तरीका वही रहेगा जो आपको बताने वाले हैं। आप उसी के अकॉर्डिंग शब्दों का प्रयोग बदल देंगे बस। जिस तरह का क्वेश्चन पूछा, मान लीजिए क्लोरोफॉर्म पूछ रहा है तो हम क्लोरोफॉर्म बनाएंगे। हेलोफॉर्म जब पूछेगा तो कहेंगे हेलोजन से रिएक्शन कराने पर हेलोफॉर्म बनाते हैं। तो देखिएगा होता क्या, इस रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म रिएक्शन का परिभाषा दिया जा सकता है कि अल्कोहल की क्रिया क्लोरीन तथा NaOH से, क्लोरीन तथा NaOH से या फिर जलीय क्षार से NaOH से कराने पर क्लोरोफॉर्म बनता है और अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। और अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। अगर हेलोफॉर्म पूछा होता तो हम कहते अल्कोहल की क्रिया हेलोजन तथा NaOH से कराने पर हेलोफॉर्म बनता है और अभिक्रिया को हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। ब्रोमोफॉर्म पूछ रहा है तो अल्कोहल की क्रिया ब्रोमीन तथा NaOH से कराने पर ब्रोमोफॉर्म बनता है और अभिक्रिया का नाम ब्रोमोफॉर्म अभिक्रिया है। आयोडोफॉर्म रिएक्शन पूछ रहा है तो अल्कोहल की क्रिया आयोडीन तथा NaOH से कराने पर आयोडोफॉर्म बनता है और अभिक्रिया का नाम आयोडोफॉर्म अभिक्रिया है। रिएक्शन कैसे होता है, इस रिएक्शन को समझने की आवश्यकता है वो आपको देखिएगा। CH3CH2OH एथिल अल्कोहल का रिएक्शन कराना है क्लोरीन से और NaOH से। ध्यान दीजिएगा, मैंने इस रिएक्शन को मैकेनिज्म बताने से कहीं बेहतर समझा है कि इसको थोड़ा सा हम ट्रिक से याद रख लें। 46-55 एक ट्रिक है। क्लोरीन और NaOH के समय क्लोरीन को 4 मोल ले लीजिए और NaOH का 6 मोल ले लीजिए। और 55 कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है कि 5 गो Na 5 गो Cl से जुड़ के 5 NaCl और उसके बाद से 5 OH इस 5 H से जुड़ के 5 गो जल बना लेता है। तो यहीं से आप कॉन्सेप्ट याद रखिए 46-55 यानी 4-6 जो है वो हमको रिएक्टेंट लेना है और प्रोडक्ट कंफर्म है कि 5 NaCl और 5 H2O बना लेना है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा क्या बच रहा है हमारे पास। 4 दूनी 8 गो Cl था, 5 गो Cl खर्च हो गया, 3 गो Cl बचा है। यहाँ देखिएगा एक Na बचा है और OH बचा है 6 बार। OH 6 बार नहीं बचा है, 5 बार तो रिएक्शन हो गया है। एक बार OH बचा है, एक बार Na बचा है, ठीक है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा ये पांचों Cl रिएक्ट हो चुके हैं। बचा क्या है, ये C और ये OH। होता ये है कि एक प्रोडक्ट बनता है कन्फर्म प्रोडक्ट। हम जानते हैं कि जब क्लोरोफॉर्म बनना है तो क्लोरोफॉर्म बना दे रहे हैं। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए यहाँ CH रहेगा, 3 गो Cl जोड़ ले रहे हैं। एक काम करिएगा, 5 गो H दिखाएगा, 4 H और 1 H, 5 H 5 OH से यहाँ जुड़ के 5 H2O बनाया। और उस स्थिति में इस C के साथ एक H था और उसके बाद 3 Cl यहाँ जो बचा था उस 3 Cl को यहाँ जोड़ के इसको क्या बना लिए, क्लोरोफॉर्म। और उसके बाद जो बचा है उसको लिख दीजिए। यहाँ बचा है OH बचा था, Na बचा था। OH और Na को ला के जोड़ देंगे यहाँ CCO से, बन जाएगा HCOO Na, सोडियम फार्मेट। एक काम करिएगा, इसका मैकेनिज्म लगाएंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। तो आप सामान्य कॉन्सेप्ट में इसको याद रख लेंगे क्लोरोफॉर्म में कि रिएक्टेंट में क्लोरीन 4 मोल, NaOH 6 मोल और प्रोडक्ट बनाते समय 5 गो NaCl और 5 H2O बनाने के बाद क्लोरोफॉर्म को बना लिए, जो बच रहा है उसको लिख दीजिए। आसानी से इस तरह आप क्लोरोफॉर्म रिएक्शन को लिख सकेंगे। बाकी अगर मैकेनिज्म लगाने जाएंगे तो लंबा समय आप झेल जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला रिएक्शन है भाऊ उचरर अभिक्रिया। क्लोरोफॉर्म के बाद है
वूचरर अभिक्रिया। वूचरर रिएक्शन क्या है? देखिएगा, निर्जल ZnCl2, निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में, निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में फिनॉल का क्रिया कराया जा रहा है भाऊ, फिनॉल का क्रिया कराया जा रहा है अमोनिया से। फिनॉल की क्रिया अमोनिया से कराने पर, अमोनिया से कराएंगे तो ये OH और ये H मिलके क्या बन जाएगा? H2O। और उसके बाद ये बच रहा है C6H5NH2, एनिलीन। निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में फिनॉल की क्रिया अमोनिया से कराने पर एनिलीन प्राप्त होता है और इस अभिक्रिया को वूचरर अभिक्रिया नाम दिया गया है। ध्यान रखिएगा, इसको गर्म करना पड़ता है 300 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। 300 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा, निर्जल ZnCl2 होगा, फिनॉल को गर्म करेंगे अमोनिया के साथ तो उस समय हमें एनिलीन प्राप्त होगा और यह अभिक्रिया जो होगा, इस अभिक्रिया को वूचरर अभिक्रिया नाम देंगे। देखिए अगला रिएक्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया। रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया, रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया क्या है? ध्यान दीजिएगा, एसिटिल क्लोराइड की क्रिया, एसिटिल क्लोराइड की क्रिया हाइड्रोजन से कराने पर, हाइड्रोजन से कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। एल्डिहाइड प्राप्त होता है और यह अपचयन रोजेनमुंड अपचयन कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, इस अपचयन की एक विशेषता यह है, इसमें पैलेडियम धातु का यूज करते हैं जो BaSO4 पर बाउंडेड होता है। पैलेडियम धातु BaSO4 के साथ होगा और इसके प्रेजेंट में हम रिएक्शन करा रहे होंगे एसिटिल क्लोराइड का इसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो उस समय एक H एक Cl से जुड़ के HCl फॉर्म करेगा और उसके बाद आप रिएक्शन को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, इसका बैलेंसी खाली है, वहाँ आके H जुड़ जाएगा, ये बनेगा CH3COH एसिटल्डिहाइड। और एल्डिहाइड बनने की जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को नाम रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया दिया गया। क्लियर है? चलिए अगला रिएक्शन है बाबू क्लीमेंसन अपचयन। क्लीमेंसन अपचयन, क्लीमेंसन रिडक्शन क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, जिंक अमलगम की उपस्थिति में, जिंक अमलगम तथा HCl की उपस्थिति में, जिंक अमलगम तथा HCl की उपस्थिति में एसीटोन का अपचयन कराने पर, एसीटोन का अपचयन कराने पर एल्केन बनता है और अभिक्रिया क्लीमेंसन अपचयन कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, एसीटोन का फॉर्मूला क्या है भाऊ? CH3COCH3। इसका अपचयन कराना है 4 गुणेसेंट हाइड्रोजन ले लीजिए, प्रेजेंस दिखाना है जिंक अमलगम का और HCl का। उस समय देखिएगा आसान सा रिएक्शन है, 2 OH एक ऑक्सीजन से जुड़ के, एक या ऑक्सीजन 2 H से जुड़ के H2O बना लेगा
और ये वैलेंसी जब खाली होगी तो ये ध्यान दीजिएगा CH3 जैसा है वैसे ही रहेगा, यह C रहेगा, यहाँ CH3 रहेगा। इसकी 2 संयोजकताएं खाली हो रही हैं बाबू। और आपको याद होगा यहाँ 4 हाइड्रोजन लिया गया था, 2 ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो 2 हाइड्रोजन बाकी है, और जो बाकी हाइड्रोजन है वो इस कार्बन से जुड़ेगा। इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन। और एल्केन बनने की ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया का नाम क्लीमेंसन अपचयन दिया गया है। क्लीमेंसन अपचयन के बाद अगला रिएक्शन है ओल्फ किस्नर अभिक्रिया। ओल्फ किस्नर रिएक्शन क्या है ये? एल्डिहाइड या कीटोन की क्रिया, ध्यान दीजिएगा, एल्डिहाइड या कीटोन की क्रिया, एल्डिहाइड या कीटोन की क्रिया हाइड्रोजीन से कराकर पहले हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं, पहले हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं जिसे 180 डिग्री सेल्सियस पर सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके एल्केन प्राप्त किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, एल्डिहाइड या कीटोन ले लीजिए, मैं कीटोन ले रहा हूं, CH3 ये CO कीटोन है, और इसका रिएक्शन कराना है किससे? हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन का फॉर्मूला होता है NH2NH2, हाइड्रोजीन है ये, और हाइड्रोजीन से क्रिया कराना है तो ध्यान दीजिएगा, यह O इस 2H से जुड़ के क्या बनेगा? H2O, और H2O बनने के बाद यह C की 2 वैलेंसी खाली है, नाइट्रोजन का 2 वैलेंसी खाली है, दोनों आपस में जुड़ेगा, ये हो जाएगा जैसे है CH3 वैसे ही रहेगा, डबल बॉन्ड से N और फिर NH2। यह जो संरचना बना है इसका नाम है हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को, ये जो हाइड्रोजन बना है, इस हाइड्रोजन को गर्म करना है, कितना डिग्री सेल्सियस पे? 180 डिग्री सेल्सियस पे प्रेजेंस रहेगा C2H5ONA का। देखिए होता क्या है, जब हम गर्म करते हैं तो यह N2 गैस इसमें से उड़ जाता है, और N2 गैस अगर उड़ा बाबू तो ध्यान दीजिएगा, यह CH3 और इसकी 2 वैलेंसी जो खाली होंगी N2 के हटने के बाद जो 2 हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन के साथ संतुष्ट हो जाएंगी, और तब आप अगर इसका नाम देखेंगे तो 3 कार्बन है, हर जगह सिंगल बॉन्ड है, इसका नाम प्रोपेन होगा। एल्केन हमें मिल रहा है, और एल्केन प्राप्त करने का यह जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया का नाम ओल्फ किस्नर अभिक्रिया दिया गया। चलिए देखते हैं अगला रिएक्शन। देखिएगा, अगला रिएक्शन है एल्डोल संघनन अभिक्रिया। एल्डोल संघनन अभिक्रिया, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, एल्डोल का रिएक्शन लिखने से पहले मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि यह रिएक्शन केवल ऐसे एल्डिहाइड रिप्रेजेंट करते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हों।
अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड के दो अणु मिलकर, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड के दो अणु मिलकर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का निर्माण करते हैं, एल्डिहाइड का निर्माण करते हैं और यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। सबसे जरूरी आपको इसमें समझना कि अल्फा हाइड्रोजन क्या है। देखिएगा एल्डिहाइड ग्रुप मैं एक बना रहा हूं, ये CHO है, एल्डिहाइड ग्रुप है। इसके बाद आपको ये समझना है कि यह ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ता है, तो ग्रुप है पूरा, जिस कार्बन से जुड़ता है उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हैं इस हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो ये अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड है, और अल्फा हाइड्रोजन के एल्डिहाइड का कितना मोल लेना है, 2 अणु ले लेना है, और 2 अणु का रिएक्शन आपस में कराना है। तो उस स्थिति में देखिए प्रोडक्ट क्या बनता है। और देखिएगा यह जो O है एक H के साथ जुड़ के इस कन्वर्ट हो जाता है किसमें, OH में। तो अब देखिए हमारे पास क्या बच रहा है, ये CH3 रहा, ये C के साथ अब यहां बना क्या चीज, OH, एक H था इसके साथ, फिर ये H यहां चला गया है, तो इस C का बैलेंसी खाली था, जो यहां बैलेंसी पूरा हो जाएगा इस तरह। और यह जो संरचना बना है, तो ध्यान दीजिएगा, यह ग्रुप है एल्डिहाइडिक ग्रुप और यह ग्रुप है एल्कोहलिक ग्रुप। अब यह एल्डिहाइडिक ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा अल्फा कार्बन, और यह हो जाएगा बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन पे हाइड्रोक्सी जुड़ा है, इसीलिए इसका नाम क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड शब्द से क्या मतलब है, एल्डोल शब्द जो बना है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल, एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल। बहुत समझिएगा, एल्डिहाइड का ALD लिया गया है और एल्कोहल का OL लिया गया है, तब जाके बना एल्डोल। आप देख रहे हैं कि एल्डिहाइडिक ग्रुप भी प्रेजेंट है और एल्कोहल ग्रुप भी प्रेजेंट है, यानी कि अगर हम अल्फा हाइड्रोजन युक्त अगर एल्डिहाइड का 2 अणु लेकर आपस में रिएक्शन कराते हैं तो एक ऐसा प्रोडक्ट मिलता है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है और OH ग्रुप भी प्रेजेंट है। उस कंपाउंड को एल्डोल कहते हैं या बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कहते हैं, और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनने की जो प्रक्रिया है इसी को एल्डोल संघनन कहते हैं। एल्डोल संघनन से मिलता जुलता एक और रिएक्शन आपको बता दें, क्रॉस एल्डोल संघनन। क्रॉस एल्डोल संघनन क्या है, क्रॉस का मतलब होता है 2 अलग अलग। अभी जो हम एल्डिहाइड ले रहे थे अल्फा हाइड्रोजन युक्त, उसमें अगर हम अलग अलग 2 एल्डिहाइड के अणु को ले लें, जैसे हम ले रहे हैं C6H5CHO, और इसका एक काम कर रहा है, मैं बॉन्ड स्ट्रक्चर ही बना दे रहा हूं, C6H5CHO है, और इसका रिएक्शन हम करा दे रहे हैं CH3CHO से। तो उस समय देखिएगा ये जाके यहां जुड़ेगा, क्या बनेगा, C6H5COH, यहाँ H हो गया, और ये बना CH2CHO। हम क्या कहेंगे कि जो एल्डोल संघनन अभिक्रिया था, अगर उस अभिक्रिया में 2 अलग अलग एल्डिहाइड के अणु को लिया जाए तो उस समय जो एल्डोल बनेगा उस एल्डोल को क्रॉस एल्डोल कहा जाएगा, क्रॉस एल्डोल संघनन कहा जाएगा। आप देखिएगा एल्डिहाइडिक ग्रुप है, एल्कोहलिक ग्रुप है, दोनों ग्रुप प्रेजेंट है, यानी यह भी एल्कोहल है, सॉरी एल्डोल है, लेकिन यह जो एल्डोल बना है यह एल्डोल एक लिया गया है बेंजल्डिहाइड और एक लिया गया है एसिटल्डिहाइड, 2 अलग अलग एल्डिहाइड के अणुओं से मिलकर बना है, तो इस अभिक्रिया का नाम क्रॉस एल्डोल अभिक्रिया दिया गया। अगला रिएक्शन है कैनिजारो अभिक्रिया।
कैनिजारो अभिक्रिया क्या है देखिएगा, कहा जा रहा है कि अल्फा हाइड्रोजन विहीन, माने अब ऐसा एल्डिहाइड लिया जाएगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड में NaOH से कमरे के ताप पर क्रिया कराने पर, कमरे के ताप पर क्रिया कराने पर संगत प्राथमिक एल्कोहल, संगत प्राथमिक एल्कोहल तथा कार्बोक्सिलेट आयन का मिश्रण प्राप्त होता है। और अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, कैनिजारो अभिक्रिया की विशेषता क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो चलिए ले रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन, बिना अल्फा हाइड्रोजन का। यह हमारा ग्रुप है, जब किसी अल्फा कार्बन से ही नहीं जुड़ा है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। और ऐसे एल्डिहाइड का 2 मोल ले लीजिए और 2 मोल को रिएक्ट कराना है किसके साथ, NaOH के साथ। कमरे के ताप पर इसको गर्म करना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बाबू। देखिएगा, एक H इसका अगर जाके यहाँ जुड़े तो ये हो जाएगा OH। ध्यान दीजिएगा, एक H यहाँ जाके जुड़ता है, ये OH हो जाता है। और अगर ये OH हो गया तो अब इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन का पूर्ति करता है यहाँ से जाके एक H इसका, इस मॉलिक्यूल का। तो ये हो गया आपका मेथिल एल्कोहल। क्या बना, मेथिल एल्कोहल। और मेथिल एल्कोहल बनने के बाद अब देखिए यहाँ क्या बचा है, तो H चला गया, तो H है, C है, O है। यहाँ क्या बचा है, ONA। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, HCOONA, इसका नाम है सोडियम फार्मेट। और सोडियम फार्मेट में आप देख रहे हैं कि HCOO, COO आयन है, यानी कार्बोक्सिलेट आयन प्रेजेंट है। तो कैनिजारो अभिक्रिया क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझिए। जब हम फार्मल्डिहाइड को NaOH के साथ रिएक्ट करा रहे थे तो एक फार्मल्डिहाइड एल्डिहाइड से एल्कोहल में बदल रहा है, यानी इसका अपचयन हो रहा है। और दूसरा फार्मल्डिहाइड जो है वो कार्बोक्सिलेट आयन में बदल रहा है, यानी इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। और फार्मल्डिहाइड का एक अणु ऑक्सीकृत हो रहा है, एक अणु अपचयित हो रहा है, इसीलिए यह अभिक्रिया विशेष हो गया है। इसीलिए इसका एक विशेष नाम दिया गया है कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो के बाद ठीक इसी तरह क्रॉस कैनिजारो शब्द है। जैसे क्रॉस एल्डोल था वैसे ही क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया है। क्रॉस कैनिजारो में क्या कहेंगे, अल्फा विहीन एल्डिहाइड होना चाहिए, लेकिन वह एल्डिहाइड के अलग अलग अणु होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड के अलग अलग अणु होंगे तो उस समय इसी अभिक्रिया को नाम क्या दिया जाएगा, क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। क्रॉस कैनिजारो का रिएक्शन का देख लीजिए कि एग्जाम्पल C6H5CHO है और एक ले रहे हैं HCHO। सेम कॉन्सेप्ट होगा बाबू, NaOH के साथ गर्म कर रहे होंगे कमरे के ताप पर, एक H जाके यहाँ जुड़ेगा तो ये बन जाएगा C6H5COH। एक H है, एक H की इसको आवश्यकता है, यहाँ से चला जाएगा। ये आपका एल्कोहलिक ग्रुप बन गया। अब इसके बाद यहाँ बचा क्या है, HCO बचा है। ये ONA आके यहाँ जुड़ जाएगा, सोडियम फार्मेट बनेगा और इस समय इस अभिक्रिया का नाम क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया दिया जाएगा। कैनिजारो से थोड़ा सा डिफरेंट है क्रॉस कैनिजारो। क्या कहेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड होना चाहिए, लेकिन दोनों अणु अलग अलग होना चाहिए, तो उस समय इस अभिक्रिया का नाम क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया देंगे। देखिए भाऊ, क्रॉस कैनिजारो के बाद अगला रिएक्शन है हेलवोलार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया।
HVZ रिएक्शन, क्या नाम दिया गया है? HVZ रिएक्शन। HVZ रिएक्शन क्या है? इंपॉर्टेंट है। अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल को लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया कराने पर क्लोरो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है और अभिक्रिया HBZ अभिक्रिया कहलाती है। देखिएगा, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, COOH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ेगा अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है तो अल्फा हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है, और इसका रिएक्शन कराना है क्लोरीन से। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक H एक Cl से जुड़ के क्या बनाएगा? HCl बनाएगा, और HCl बनाते समय इसमें ध्यान दीजिएगा उपस्थिति किसका है? रेड फास्फोरस का। तो अगर एक HCl बना तो उस समय ये जगह खाली होगा, वहां आके एक Cl जुड़ जाएगा। ये बना आपका क्लोरोएसिटिक एसिड। और इस रिएक्शन को आप चाहें एक बार फिर से करा सकते हैं। एक Cl एक H से जुड़ के फिर से HCl बना लेगा, और अब क्या होगा? अब 2 बार क्लोरो इसमें जुड़ा है, इसका नाम क्या हो जाएगा? डाइक्लोरोएसिटिक एसिड। ऐसे एक बार फिर रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। तो HBZ रिएक्शन में याद रखना है कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा, और लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अगर उसका क्लोरोनीकरण करा दें या फिर ब्रोमोनीकरण करा दें तो उसी अभिक्रिया का नाम HBZ अभिक्रिया दिया गया है। HBZ अभिक्रिया के बाद एक अभिक्रिया है कोल्बे अपघटन अभिक्रिया। कोल्बे अपघटन अभिक्रिया, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। कोल्बे अपघटन अभिक्रिया में क्या है? ध्यान दीजिएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण के विलयन में, सोडियम लवण के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड पर एल्केन प्राप्त होता है। और अभिक्रिया कोल्बे अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण ले रहा है, सोडियम एसीटेट ले रहा है, और सोडियम एसीटेट का अगर आप जलीय विलयन बना रहे हैं बाबू तो यह अपने आयनों में टूटेगा, CH3COO पे माइनस चार्ज आएगा और Na पर प्लस चार्ज आएगा। और अगर आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पास करते टाइम यह जो एसीटेट आयन है वह एसीटेट आयन निगेटिव है, और निगेटिव हमेशा प्लस की ओर अट्रैक्ट होगा, यानी एनोड पर जाएगा, और एनोड पर जाकर CH3CO माइनस का 2 मोल 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के साथ साथ आप देख रहे हैं यहाँ CO2 बन सकता है कितनी बार? 2 बार CO2 बन जाएगा, और CH3 के 2 मॉलिक्यूल आपस में ऐड होकर के C2H6 इथेन का निर्माण करेंगे, और यही प्रक्रिया जो है यह कोल्बे अपघटन अभिक्रिया कहलाएगी। कोल्बे अपघटन के बाद अगला रिएक्शन देखेंगे, अगला अभिक्रिया है बोरोडीन हुन्सडीकर अभिक्रिया।
बोरोडीन हुन्स-डीकर अभिक्रिया। बोरोडीन हुन्स-डीकर अभिक्रिया में देखिए क्या है, CCl4 माध्यम की उपस्थिति होगा और गर्म किया जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर साल्ट को। कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर साल्ट को ब्रोमीन के साथ गर्म करने पर, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर साल्ट को ब्रोमीन के साथ गर्म करते हैं। ध्यान से समझिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का ये सिल्वर साल्ट है, सिल्वर कार्बोक्सिलेट, और सिल्वर कार्बोक्सिलेट को गर्म करना है ब्रोमीन के साथ। माध्यम कौन सा है, CCl4 गर्म किया जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, एक प्रोडक्ट बनता है AgBr, और AgBr बनने के बाद गर्म करते समय यह CO2 कार्बन डाइऑक्साइड उड़ गया। क्या बचा बाबू, एक R बचा और एक Br बचा, और RBr यानी एल्किल ब्रोमाइड ब्रोमो इथेन, ब्रोमो एल्केन बनाने की ये जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया का नाम बोरोडीन हुन्स-डीकर अभिक्रिया दिया गया है। बोरोडीन हुन्स-डीकर अभिक्रिया के बाद अगला अभिक्रिया है स्मिट अभिक्रिया। स्मिट रिएक्शन क्या है, स्मिट अभिक्रिया क्या है? तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराने पर, हाइड्रोजोइक अम्ल से कराने पर 1 डिग्री एमीन प्राप्त होता है, 1 डिग्री एमीन प्राप्त होता है, और यह अभिक्रिया स्मिट अभिक्रिया कहलाती है। उपस्थिति किसका होगा बाबू, सांद्र H2SO4 का उपस्थिति है। रिएक्शन किससे कराना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल से। कार्बोक्सिलिक अम्ल का जनरल फार्मूला है RCOOH। किसके साथ रिएक्शन कराना है, हाइड्रोजोइक अम्ल को का फार्मूला होता है बाबू HN3, NH3 नहीं, HN3। और जब इसको हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करा रहे होते हैं तो उस समय N2 गैस उड़ता है, N2 गैस के साथ साथ CO2 गैस उड़ता है। देखिए CO2 उड़ गया, हाई N2 उड़ गया, क्या बचा हो, यहाँ N बचा, यहाँ H बचा, एक और H बचा, हो गया ये RNH2 1 डिग्री एमीन। और 1 डिग्री एमीन बनाने की जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया का नाम स्मिट अभिक्रिया दिया गया है। देखिए बाबू, स्मिट अभिक्रिया के बाद अगला अभिक्रिया है हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया, हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया में कहा गया है कि एमाइड को, एमाइड का फॉर्मूला होता है RCONH2, एमाइड को ब्रोमीन तथा ब्रोमीन तथा KOH के साथ, ब्रोमीन तथा KOH के साथ गर्म किया जाता है। उपस्थिति रहता है HCl का। हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया को भाषा बना लीजिएगा, एमाइड है ये, और एमाइड की क्रिया करा रहे हैं किससे, ब्रोमीन और KOH से। KOH का 4 मोल लिया जाता है, और यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 के 2 Br से जुड़कर प्रोडक्ट बनाता है 2 KBr। उसके बाद OH कितनी बार यहाँ बचता है बाबू, 4 बार। 4 बार अगर आप ऐसे OH लिख रहे हो तो OH और OH मिलकर क बार बन जाएगा H2O, 2 बार H2O बन गया। और आप ध्यान से देखिएगा यहाँ 2 K बचा है, ये 2O और ये CO, तो CO एक है, 2O जुड़ जाएगा तो CO3, प्रोडक्ट बन जाता है K2CO3। और K2CO3 बन जाने के बाद यहाँ R बचा और ये NH2 बचा, और RNH2 का मतलब क्या है, एमीन है। और यही एमाइड से एमीन बनाने की जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया का नाम हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया दिया गया है। हाफमान ब्रोमाइड के बाद और 1-2 रिएक्शन बचा है, देख लिया जाए। रिएक्शन है बाबू गाटरमान अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया।
गाटर मान अभिक्रिया में बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की क्रिया कराया जाता है HCl से। प्रेजेंस रहता है कॉपर का और कॉपर के प्रेजेंस में इसको गर्म कर रहे हैं। तो देखिएगा होता क्या है, N2 गैस उड़ जाता है, HCl फॉर्म हो जाता है और उसके बाद बचा है C6H5Cl और C6H5Cl मतलब है क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन बनाने की इस अभिक्रिया का नाम गाटरमान अभिक्रिया रखा गया है। गाटरमान के बाद एक प्रक्रम है ग्रोस प्रक्रम। क्या नाम है बाबू? ग्रोस प्रक्रम। ये ग्रोव प्रक्रम क्या है? निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति है, उपस्थिति है निर्जल ZnCl2 की, और निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में एल्कोहल को रिएक्ट कराया गया है HCl से, और एल्कोहल को HCl से रिएक्ट कराने पर ये OH और H मिलके H2O बनता है और उसके बाद हेलो एल्केन बनता है। और हेलो एल्केन बनाने की जो प्रक्रिया है इसी का नाम ग्रोव प्रक्रम दिया गया है। पूछा जाए ग्रोव प्रक्रम क्या है तो आप बताएंगे कि निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में एल्कोहल को HCl के साथ अभिकृत कराने पर हेलो एल्केन बनता है, और हेलो एल्केन बनने की जो प्रक्रिया है इसी प्रक्रिया को ग्रोव प्रक्रम कहा गया। एक लास्ट अभिक्रिया है वो डार्जिन रिएक्शन, डार्जिन अभिक्रिया। डार्जिन अभिक्रिया है पिरिडीन की उपस्थिति में C5H5n, क्या है ये? पिरिडीन है, और पिरिडीन की उपस्थिति में एल्कोहल का क्रिया कराया जाता है SOCl2 से। तो SOCl2 से रिएक्शन कराने पर ध्यान दीजिएगा ये SO एक O से मिलकर SO2 बन जाता है, एक H एक Cl से मिलकर HCl बन जाता है, और उस समय RCl यानी हेलो एल्केन बनता है, और हेलो एल्केन बनाने की जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया का नाम डार्जिन प्रक्रम है, डार्जिन अभिक्रिया है। और इस प्रकार मैंने प्रयास किया है कि आपके 100% ऐसे प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं वो यहाँ पे टच किया गया है। आप एक बार इसको कंप्लीट देखिए और विश्वास करिए कि आपके 100% क्वेश्चन एग्जाम्स में यहीं से आने वाले हैं, यही नेम रिएक्शन आने वाला है। धन्यवाद।